तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 का भूगोल के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षा में दोहराए जाने वाले वैसे प्रश्न हैं कि आपका परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में आपको मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है कि प्रादेशिक उद्गम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। ठीक ना, आपके ऑप्शन है कार्ल रिडर, हम्बोल्ट, हेटनर या फिर कांट। तो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हेटनर। अभी बताए थे क्या हो जाएगा, हेटनर। बोलोगे कि हेटनर, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि भूगोल को समन्वित विज्ञान कहे जाने का प्रमुख कारण इसमें से क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है कि यह केवल प्राकृतिक विषय है, यह केवल सामाजिक विषय है, यह प्राकृतिक एवं मानव दोनों का अध्ययन कराता है, या फिर यह केवल मानचित्रों पर आधारित है। तो हम लोग भूगोल से हम लोग एक तरफ से पूरे पृथ्वी की संरचना के बारे में, पृथ्वी के हर जीव जंतु के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ हम और किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो मानव का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि यह प्राकृतिक एवं मानव दोनों का अध्ययन करवाता है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब। चलो अगला प्रश्न देखो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे। यहाँ पे आप देखिए कई बार प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही दिया रहता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही। तो सही जवाब हो जाएगा, है ना। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आयु निर्धारण का प्रमुख आधार क्या माना जाता है। तो किसको माना गया है पृथ्वी की उत्पत्ति का आधार, रेडियो धर्मी तत्व। ठीक ना, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन क्या महत्व है। तापमान का मापन, परतों की पहचान, वर्षा का अनुमान या फिर वायुदब का मापन। बताओ अंजलि, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्वतों का पहचान। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी है रे। फिर अगला प्रश्न है आपका कि नाइफ परत मुख्यतः किन तत्वों से बनी है। अभी कुछ देर पहले बताए थे प्रश्न, लोहा और निकेल का। चलो फटाफट बोलते जाओ तो तुरंत एकदम शॉर्टकट में मार देते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, डार्विन, वेगनर, होम्स या फिर न्यूटन ने। वेगनर ने, वाह। अगला प्रश्न, पैंजिया महाद्वीप के टूटने से संबंधित प्रमाण किससे प्राप्त होता है। वनस्पति वितरण, जीवाश्म, चट्टान संरचना या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, वाह। चलो अगला प्रश्न, भू आकृतिक प्रक्रियाओं का आंतरिक एवं बाह्य में विभाजन करने का आधार क्या है। तापन, ऊर्जा स्रोत, स्थल रूप या फिर वर्षा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत। भारती सुत गई का, जागले है। अगला प्रश्न, अपक्षय की प्रक्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है। चट्टानों का टूटना, मिट्टी का जमाव, नदी प्रवाह या फिर समुद्री लहरें। चट्टानों का टूटना। अब भारतीय जवाब देगी इसका। भू आकार की घाटी का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक ना, वो यू आकार है, यू आकार की घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। ठीक ना, किस क्रिया से होता है, नदी, हिमनद, वायु या फिर समुद्र। देखो कहीं कहीं ऐसे आकार का घाटी बन जाता है। ठीक ना, पहाड़ी घाटी में इस प्रकार का घाटी बन जाता है, इस प्रकार का। तो ये किसके कारण से होता है, नदी, हिमनद, वायु या फिर समुद्र। किसके कारण से होता है, हिमनद के कारण। ठीक ना, किसके कारण, हिमनद। अच्छा, हिमनद कहते किसको है, हिम का मतलब क्या होता है, हिम नीम का भी है, नीम का पत्ता का ये है। किसके कारण से होता है, हिम मतलब ना, हिम का मतलब हो गया बर्फ। ठीक ना, तो हिमनद मतलब बर्फ पिघल करके नदी बन रही है, तो उससे किस प्रकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, तो यू आकार की। ठीक ना, जैसे बर्फ पिघल कर नीचे आते रहता है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखो, पठारों को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है। जैसे पर्वत और पठार दो विषय पढ़े होंगे। ठीक ना, पर्वत और पठार के बारे में। तो
पठारों को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? अधिक वर्षा के कारण, कृषि के कारण, खनिज संपदा के कारण या फिर वनस्पति के कारण? तो पठारों को खनिज भंडार क्यों कहा जाता है? देखो खनिज भंडार ऑप्शन में ही देखो, खनिज संपदा है इसीलिए नहीं इसको हम लोग क्या कहते हैं? भंडार कहेंगे। अब घर में जहाँ पे चावल वोल रखे हो तो उसी को ना भंडार गृह कहते हैं। तो उसी प्रकार से खनिज का भंडार यहाँ पे खनिज की संपदा होने के कारण कहते हैं। थोड़ा दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दो तो लाइट चमक रहा है। फिर अगला प्रश्न देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत का मुख्य कार्य क्या है? ठीक ना, वायुमंडल का सबसे निचला परत, ठीक ना, इसका मुख्य कार्य क्या है? उपग्रह संचार, मौसम निर्माण, ओजोन सुरक्षा या फिर विकिरण अवशोषण? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का मुख्य कार्य क्या है बच्चों? मौसम का? जान रहे हो बोलो, नहीं जान रहे हो तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बताओ? वायुमंडल की सबसे निचली परत का मुख्य कार्य क्या है? मौसम का निर्माण, ठीक ना। देखो मौसम में कब क्या बदलाव आ रहा है, ठंडा, बरसात, गर्मी, ये सब कहाँ पे तय होता है? तो वायुमंडल की निचली परत। नाम याद है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब नाम याद है कि सब पका खा गए? पका खा गए? अच्छा लगा होगा? मज़ा लगा? अलवा पकाओ जैसा लगा है ना? पकाए थे? अरे एक बच्चा था, याद आ गया, वो तीसरा क्लास का बच्चा था, ठीक ना, तीसरा या दूसरा क्लास में था। उसको होम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, ठीक ना। अब वो हम मतलब उसका घर जाते थे पढ़ाने के लिए। वो बच्चा को ना ऐसे मतलब आज होमवर्क दिए, कल पूछ रहे हैं, भूल गया। तब कल पढ़ाया, आज पका खा गया? बोला हाँ खा गए। कैसा लगा? मज़ा लगा था। बोले कौन पका दिया? बोला मम्मी पका दी। बड़ा खतरनाक बच्चा है। तो इसी तरह से तुम लोग भी सब पका खा गए है ना? अच्छा लगता है। अपने से पकाए थे, बढ़िया किया। थोड़ा पाउडर लगा ना, उसको नोच के फेंक भी दिए। तो समताप मंडल मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक ना, समताप मंडल जो है वो मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्षा के कारण, ओजोन परत के कारण, बादल निर्माण या फिर पवन का प्रभाव होता है। तो समताप मंडल मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह ओजोन परत का निर्माण करती है, ठीक ना। ये क्या करती है? ओजोन परत। और ओजोन परत हम लोग के लिए लाभदायक क्यों है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को ये क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और हमारे यहाँ तक पहुँचने नहीं देती है, जिससे हम सुरक्षित होते हैं। नहीं तो हम लोग को ना त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग, बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। और इतना तेज़ी से सूर्य का प्रकाश आएगा ना, इतना ज़्यादा कि हम लोग जल जाएंगे। बहुत सारा जीव जंतु क्या हो जाएगा? जल के मर जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे जीव अभी देखते हो धीरे धीरे गर्मी का सीजन आ रहा है, कितना ज़्यादा गर्मी हुई। तो वायुमंडल प्रदूषण के कारण ये सभी हो रहा है। तो क्या हो बाबू? लाता में घुसते घुसते सूख गया। अच्छा वो लड़बड़ा गया होगा, उसके बाद हीमोग्लोबिन का कमी हुआ, चक्कर मार दिया होगा डोब से। 2 दिन बाद मर गया? अच्छा तुम वहीं पे था 2 दिन तक? वहाँ पर नहीं थे, मतलब क्रिकेट खेलने। अच्छा नहीं, तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता था कि भैया कोई भूखे प्यासे है तो पानी उनी ले जा दो, थोड़ा दे दो, है कि नहीं? लोग भी यार। पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बनाए रखने में कौन सा कारक प्रमुख है? महासागर, वायुमंडल, पर्वत या फिर वन? तो पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बनाए रखने में कौन सा कारक प्रमुख है? वायुमंडल, ठीक ना। कौन सा कारक प्रमुख है? वायुमंडल। चलो, अधिकतम ताप भूमध्य रेखा के समीप क्यों पाया जाता है? ठीक ना, अधिकतम ताप भूमध्य रेखा। देखो पृथ्वी का हम लोग कुछ इस प्रकार से पढ़े होंगे संरचना। ये पृथ्वी है, ये बीच वाला रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक ना। और ऊपर में ये जो रहती है इसको कौन सी रेखा कहते हैं? और नीचे वाला को मकर रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य। उसमें से झारखंड है या नहीं है? झारखंड शामिल है, याद है ना। चलो, तो क्वेश्चन है कि अधिकतम भूताप जो है, अधिकतम ताप भूमध्य रेखा के समीप ही क्यों, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे क्यों पड़ता है, या इसी के अगल बगल क्यों पड़ता है? इधर ऊपर तरफ या फिर नीचे तरफ क्यों नहीं पड़ती है? तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? डायरेक्ट पड़ता है, और इधर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, ठीक ना। तो अधिक वनस्पति, सीधी किरणें कम, बादल या फिर वर्षा कम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? किरणें
सीधी पड़ती है, ठीक ना। चलो, व्यापारिक पवनें किस दाब पट्टी से चलती है, ठीक ना। व्यापारिक पवनें किस दाब पट्टी से चलती, ध्रुव से उपोष्ण, उपोष्ण से भूमध्य, भूमध्य से ध्रुव या फिर विषुवत से ध्रुव। तो व्यापारिक पवन दाब किस ओर चलती है, उपोष्ण से भूमध्य सागर की ओर। देखो ये पृथ्वी है, ये आपका क्या हो गया, भूमध्य। तो हवाएं किधर चलती है, इधर से इस दिशा की ओर, ऐसे, हाँ, इधर चलती है, ठीक ना। जैसे देखो अभी गर्मी के सीजन में तुम लोग देखते हो कि बहुत जगह भवंडर उठने लगता है, भवंडर उठता है, तो गांव में उसको माना जाता है कि क्या हुआ है, इसमें भूत आया है ना, किचिन है या फिर उसको डायन, मतलब कुछ ना कुछ उसको बोल दिया जाता है। तो दरअसल होता क्या है, वो हवा जब चारों तरफ से मिल जाता है ना, तो गर्म हवा, तो वो क्या करता है, घूमने लगता है, ठीक ना, घूमने लगता है। हाँ, तो उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, भवंडर कहते हैं, बुझे। और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है और ठंडा हवा किधर आती है, नीचे की ओर। देखो यहाँ का जो गर्म हवा है, ये गर्म हवा किधर चल जाएगा, ऊपर की ओर, तो यहाँ का जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इधर कौन सी हवा आएगी, ठंडी हवाएं, ठीक ना। तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, उपोष्ण से भूमध्य की ओर। चक्रवातों का निर्माण किन किन परिस्थितियों में होता है, चक्रवात का निर्माण जो है वो किन परिस्थितियों में होता है, उच्च दाब, निम्न दाब, स्थिर दाब या फिर समान दाब। तो चक्रवात का निर्माण कौन सी परिस्थिति में होता है, निम्न दाब में, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखो, संघनन की प्रक्रिया का प्रमुख परिणाम क्या है, ठीक ना। संघनन की प्रक्रिया का प्रमुख परिणाम क्या है, वाष्पीकरण, वर्षा, बादल या फिर कोहरा। यहाँ पूछा है संघनन, क्लास 9 में पढ़े होगे, अगर 11 में नहीं पढ़े तो क्लास 9 में साइंस किताब का पहला चैप्टर में पढ़े होगे, संघनन, वाष्पोत्सर्जन पढ़े, ऊर्ध्वपातन, गलनांक। तो वही प्रश्न है कि संघनन की प्रक्रिया का प्रमुख परिणाम क्या है, वाष्पीकरण, वर्षा, बादल या फिर कोहरा। क्या है, बादल। संघनन यानी कि छोटा छोटा पानी का कण मिल करके और क्या बनाता है, बादल का निर्माण करता है, ठीक ना। तो उसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक ना। उसी क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, यानी कि वाष्प से द्रव में परिवर्तन होना। फिर प्रश्न है, ओलावृष्टि किस प्रकार की वर्षा है। ओलावृष्टि नाम सुने हो कभी जीवन में, ओलावृष्टि किसको कहते हैं, अरे पाखना पानी, पानी बरसता है साथ साथ में पाखना गिरता है, हाँ, तो उसी को कहा जाता है ओलावृष्टि। 10 क्लास में पढ़े होगे ए लेटर टू गॉड चैप्टर में, इंग्लिश में याद है, ए लेटर टू गॉड, पूछो याद नहीं बाप। ओलावृष्टि किस प्रकार होती है, द्रव, ठोस, गैस या फिर मिश्रित। तो ओलावृष्टि किस प्रकार की होती है, ओलावृष्टि पखन कैसन रहता है, बर्फ़ के रूप में गिरता है ना, बर्फ़ पानी कहते हैं या पत्थर पानी कहते हैं। तो ये कौन सी अवस्था में होता है, ठोस। कोपन वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, ताप एवं वर्षा, मिट्टी, ऊंचाई या फिर वन। तो कोपन वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, ताप एवं वर्षा, ठीक ना। इसको कहते हैं कोपन वर्गीकरण। नहीं पढ़े हो तो नाम एकदम सब नया नया लगेगा। वैश्वीकरण तापन का प्रमुख कारण क्या है, ठीक ना। वैश्वीकरण तापन मतलब पूरा विश्व में आज तापमान में वृद्धि हो रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, क्या कारण से ये सब हो रहा है। वनों की वृद्धि मतलब ज़्यादा पेड़ पौधा लगा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस, वर्षा या फिर समुद्री धाराएं। तो वैश्वीकरण तापन का प्रमुख कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक ना। यानी कि हम लोग जितना जो अभी अचड़ा कचड़ा निकाल रहे हैं, धुआं के रूप में अभी बाहर जा रहा है ना, तो ये सब कारण से क्या बन रहा है, उष्मा का तापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना, गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है। महासागरीय जल की लवणता अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है, अधिक वर्षा, वाष्पीकरण, हिमनद या फिर नदियाँ। तो महासागरीय जल की लवणता अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक वाष्पीकरण, ठीक ना। अत्यधिक पानी, वर्षा का पानी का क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। महासागर पृथ्वी के ताप संतुलन में कैसे योगदान देता है, उष्मा संग्रहण करता है, वर्षा बढ़ाकर, वायु को रोककर या फिर पर्वत बनाकर। तो महासागर जो है वो पृथ्वी के ताप संतुलन में कैसे अपना योगदान दे रहा है, तो ये क्या करता है, उष्मा का
संग्रहण करता है, ठीक ना। अभी ऊष्मा संग्रहण से क्या मतलब है, कैसे ऊष्मा का संग्रहण करेगा? क्या ये दिन का गर्मी को सोख करके अपने पास रख लेता है कि क्या करता है? कोई भी थोड़ा बहुत आइडिया इसमें? देखो, दिन के समय में क्या होता है कि जितना गर्मी पड़ा ना, ये गर्मी जैसे घर में तुम एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक डेगची में पानी गर्म किए और एक डेगची में तुम कुछ क्या बोलते हैं, एक तावा में पानी गर्म किए और एक तवा में बाला गर्म किए। जोंड्रा भूनते हो ना, पॉपकॉर्न बनाने के लिए जोंड्रा लावा भूनने के लिए। हाँ अरे अचानक नाम भूल गए, थोड़ा आजकल हिंदी वाला स्टूडेंट बन गए हैं ना, लावा भूनने के लिए। तो देखोगे कि दोनों में से एक तवा में पानी गर्म था, एक तवा में माटी गर्म था, बाला गर्म था। अब दोनों में से ठंडा जल्दी कौन होगा? बालू ठंडा होगा। दोनों में से गर्म जल्दी कौन होगा? बालू ही गर्म होगा। यानी कि देखो, ये स्थल वाला भाग जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जो जल वाला भाग है उसको गर्म होने में समय लगता है और ठंडा होने में भी उसको समय लगता है। अब देखो, ये मान लो ये इस तरह से ये वाला हो गया तुम्हारा समुद्री भाग, ठीक ना। ये वाला भाग क्या हो गया? स्थल भाग। अब सूर्य का प्रकाश दोनों ही जगह पड़ा है। अब ये तो तुरंत गर्म हो गया, तुरंत 10-11 बजे तक गर्म लगने लगा, खाली पैर में चल नहीं सकते हो क्योंकि पूरा नीचे धिपल रहेगा। लेकिन पानी 10 बजे तक एकदम बढ़िया ठंडा है, नहाने में मज़ा लग रहा है कि नहीं? अब ये पानी क्या हो रहा है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब जितना धीरे धीरे गर्म हो रहा है उतना ही धीरे धीरे ये क्या होगा? ठंडा भी होगा। अब उतना ही धीरे धीरे जब ये ठंडा होगा तो जैसे रात आ जाएगा, जैसे ही शाम हो गया, अब शाम हो गया, अब तो सूर्य नहीं है, तब यहाँ पे दोनों, अब गर्म कौन वाला लगेगा? ये कि ये। अब तो दोनों को सेम स्थिति हो गया। अब ठंडा धीरे धीरे पड़ने लगा। अब ठंडा जब पड़ता है तो हम लोग जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडे की ओर जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे गर्म, ये धरती गर्म था, तो अब ये क्या होगा? गर्मी ऊपर की ओर जाने लगेगा और धीरे धीरे ज़मीन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। धीरे धीरे ज़मीन क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। यानी कि इधर का वातावरण क्या हो गया? ठंडा हो गया। लेकिन अभी यहाँ का वातावरण क्या है? गर्म है, क्योंकि इसको ठंडा होने में भी समय लगेगा। तब देखो, हम लोग जानते हैं कि गर्म हवा किधर जाती है? ठंडा की ओर। गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडा हवा उधर चल जाएगी। अब ये गर्म हवा किधर जाएगा? इधर जाएगा और ये हवा इधर आएगा और ये ऐसे आएगी, ठीक ना। तो जिसके कारण से क्या होगा? इसको गर्मी इधर गर्म लगेगा, रात के समय में क्या लगेगा? समुद्र के कारण गर्मी, और दिन के समय में ऐसी सूर्य के कारण गर्मी रहे। लाइट थोड़ा खोल दो ताकि चेहरा कम से कम साफ दिखे, दरवाजा खोल दो। हाँ, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन है? पवन, तापमान, घूर्णन या फिर सभी चीज़? तो समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन है? तो ये सभी। फिर अगला प्रश्न है, एल नीनो घटना का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है? वर्षा प्रणाली, पर्वत निर्माण, वनस्पति या फिर मिट्टी? तो एल नीनो घटना का प्रभाव मुख्यतः किस पर पड़ता है बच्चों? वर्षा प्रणाली पर। जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, प्राकृतिक संतुलन, उद्योग या फिर पर्यटन? तो जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संतुलन, ठीक ना। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता मतलब समझ रहे हो? जीवों में विविधता, जीव जंतु बहुत सारा अलग अलग जीव जंतु है इस धरती पे, है ना, तो उसमें विविधता, ठीक ना। तो इसका संरक्षण किसका उद्देश्य है? प्रकृति पर संतुलन बनाए रखना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखो, हॉटस्पॉट, ठीक ना। हॉटस्पॉट नाम तो सुना ही होगे, रोटी रखने वाला को भी क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। दहेज में मिल जाएगा, है ना। हॉटस्पॉट क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ठीक ना। पर्यटन हेतु, दुर्लभ प्रजातियों हेतु, उद्योग हेतु या फिर खनन हेतु। तो हॉटस्पॉट क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं? तो दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण हेतु, ठीक ना। हॉटस्पॉट का मतलब हो गया कि कहीं पे कोई चीज़ को संरक्षित करके रखना। दुर्लभ प्रजाति मतलब हो गया, जैसे अभी देखो शेर का
स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। शेर बाघ शेर मरते जा रहा है ना। अरे बहुत सारा जानवर, अभी देखो गौरैया चिड़िया तुम लोग देखे हो? पहले देखते थे, अब नहीं देखते। तो अभी वो क्या हो गई, दुर्लभ प्राणी हो गई है ना। तो वो सबका संरक्षण करना। हाँ, तो इसका घर में कुआं होगा, उसमें आती होगी, कब होगा। फिर देखो, भारत की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए क्यों अनुकूल है? पर्वतीय स्थिति, मध्यवर्ती स्थिति, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर वन क्षेत्र। तो भारत की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए क्यों अनुकूल है? तो यह मध्यवर्ती स्थिति होने के कारण, ठीक ना। भारत की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए मध्यवर्ती स्थिति मतलब समझ रहे हो, चारों तरफ कोई ना कोई देश है या नहीं है। एशिया महाद्वीप में देखोगे कि भारत क्या है, बीच बीच में है। तो हर देश से ये कनेक्ट है। तो व्यापार के दृष्टिकोण से ये क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, जहाँ भी बाज़ार लगता है वो बीच बीच में चौक में लगता है, तब न चारों तरफ से आदमी वहाँ पे पहुँचता है। इसी प्रकार से भारत भी क्या है, एशिया महाद्वीप के बीच में लगभग आता है। कर्क रेखा भारत के किस भाग से गुजरती है? दक्षिण, मध्य, उत्तर या फिर पश्चिम। तो कर्क रेखा भारत के किस भाग से होकर गुजरती है? तो यह मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक ना। भारत के मध्य, गुजरात से शुरू होती है। गुजरात में आता है कि नहीं कर्क रेखा? आती है, झारखंड में भी आती है। हाँ, चलो। हिमालय को नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है? ठीक ना, हिमालय को नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है? ऊंचाई के कारण, निर्माण जारी होने के कारण, वनस्पति के कारण या फिर हिम के कारण। तो हिमालय पर्वत का नाम सुने हो, इसको अभी नवीन पर्वत क्यों कहा जाता है? तो इसकी ऊंचाई अभी भी क्या है, जारी है, ठीक ना। अभी भी ये बढ़ते हैं, यानी कि अभी ये युवा अवस्था में, अभी ये जवान होते हैं, अभी ये बुढ़ाया नहीं है, ठीक ना। हिमालय पर्वत अभी ये धीरे धीरे क्या है, बड़ा होते जा रहा है। हर एक साल 2 सेंटीमीटर ये लंबा होते जा रहा है। जैसे तुम लोग भी अभी तक, अब तुम लोग लंबा होना बंद हो गया होगा तुम लोग का, है ना। अभी ऊंचाई तुम लोग को बढ़ते हैं कि सीमित हो गए? सीमित हो गए, है ना। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? अवसाद, ज्वालामुखी, अपर्दन या फिर अपक्षय। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? बता। ज्वालामुखी, ठीक ना। दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार बोले। देखो, वर्ड कई बार कन्फ्यूजन करता है, तो वर्ड पे ध्यान देना। भारत की नदियाँ हिमालय एवं प्रायद्वीपीय क्यों कहलाती है? स्रोत के आधार पर, मार्ग के आधार पर, जल के आधार पर या फिर वर्षा के आधार पर। तो भारत में 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, एक हिमालय नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये क्यों कहलाती है, क्या कारण है? तो स्रोतों के कारण। हिमालयी नदी किसे कहते हैं और प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं, याद है? हिमालयी नदी जिसमें सालों भर पानी बहता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्षा के ऋतु में, यानी कि सीजन में पानी बहता है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक ना। हिमालय नदी किसको? जिसमें सालों भर पानी बहता है, ठीक ना। और जिसमें सिर्फ बरसात का सीजन में पानी है, बाकी सीजन में पानी कम हो जाए या फिर नहीं आने लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। डेल्टा बनने वाले प्रमुख नदी कौन है, और डेल्टा बनाने वाले प्रमुख नदी कौन है? नर्मदा, ताप्ती, गंगा या फिर साबरमती। तो डेल्टा बनाने वाले नदी कौन है इसमें से? गंगा नदी, ठीक ना। गंगा नदी ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है? तापांतर, दाबांतर, पवन प्रवाह या फिर सभी। तो मानसून के आगमन का प्रमुख कारण इसमें से कौन है? तो यह सभी। पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा लाती है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा या फिर शरद ऋतु में। तो पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा लाती है? शीत ऋतु में, ठीक ना। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कम वर्षा, अधिक वर्षा, मरुस्थल या फिर पर्वत। तो सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन। यहाँ पे पेड़ जो है ना वो बहुत लंबा लंबा होता है। मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पर्वत, डेल्टा क्षेत्र, मरुस्थल या फिर पठार पे। तो मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन आपका हो जाएगा डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक ना। कहाँ पाया जाता है? डेल्टा क्षेत्र में। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है?
कम वर्षा, अधिक वर्षा, हिमपात या फिर सूखा। तो बाढ़ का प्रमुख कारण इसमें से क्या हो जाएगा? ज़्यादा पानी बरसेगा तभी क्या आएगा? बाढ़ आएगा। कम पानी में बाढ़ आएगा मुन्ने? नहीं आएगा। ज़्यादा पानी आता है तभी नदी नाला भर जाता है, ठीक ना, तो उसे कहते हैं बाढ़ आया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ हानि बढ़ाना, हानि कम करना, विस्थापन या फिर निर्माण को रोकना। तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हानि को कम करना, ठीक ना। यानी कि हम लोग 40 प्रश्न अभी तक बात किए, ठीक ना। सब प्रश्न भी इम्पोर्टेंट था। फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बंद हो गया है क्या?